हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आरा से आप सभी हिंदी माध्यम के छात्रों का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आप लोग 1.5 महीने से लगभग घर में बैठे हुए हैं और काफ़ी बोर हो रहे होंगे, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे या भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। तो ये सब सोचते हुए इस काफ़ी महामारी में, कोरोना महामारी जो ज़बरदस्त हुआ अभी हमारे साथ, समय काफ़ी बर्बाद हो गया है। इसके वजह से अब मैं आपको सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियो बना करके और आप लोग के पास पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मेरा पहला चैप्टर जो होगा वो बिलियन एवं उसके अणुसंख्य गुणधर्म, ये चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा चैप्टर का नाम टिपिकल है, इधर ये सेकेंड वाला पार्ट आप ध्यान देंगे। तो चैप्टर को एक्चुअल में हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोर्शन को हम बिलियन बोलेंगे और दूसरे पोर्शन को बोलेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। तो सबसे पहले हम लोग बिलियन देखेंगे और बिलियन के बाद देखेंगे उसके अणुसंख्य गुणधर्म। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जो बच्चे मेरे अभी एडमिशन लिए थे उन लोगों को पढ़ा दिया था शुरू से, वो भी एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे नहीं आ पाए थे या जो आने वाले थे उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा और वो भी पढ़ सकते हैं, और बाकी बच्चे आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर नोट्स उपलब्ध है जिसमें सारा थ्योरी लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे चैप्टर का नाम बिलियन एवं उसके अणुसंख्य गुणधर्म। तो चैप्टर को 2 भाग में बांट रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिलियन क्या है। तो मैंने क्लास में भी बताया था बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बताइए? तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो लिखेंगे, बिलियन की परिभाषा में लिख रहा हूं, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण कहने का मतलब क्या है बच्चे, समझेंगे। ये आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें से उसके घटकों को अलग कर लेना संभव नहीं होता है। जैसे आप शरबत पीते हो, तो शरबत पीते हो तो चीनी और ये पानी मिलाते हो। तो चीनी पानी जब आपने मिला लिया तो आप पहला घूंट पीते हो या आखिरी घूंट पीते हो, तो आपको जितना मीठा शुरू में लगा है उतना ही मीठा अगर अंतिम घूंट में भी लगेगा, तब आप समझिएगा कि ये मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप उसको समांगी मिश्रण नहीं बोल सकते हैं। और अगर समांगी मिश्रण आपने तैयार कर लिया तो फिर उसको आप बिलियन बोल सकते हो। तो याद रखना कि वैसा मिश्रण जिसमें हर बिलियन के हर एक भाग में उसका एक ही तरह का निश्चित अनुपात में उसके घटकों का मिलना होगा। उसके घटक एक निश्चित अनुपात में हर जगह मिले होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिलियन हो गया। इसके बाद बच्चे ध्यान देंगे, बिलियन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। बिलियन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। क्या कोई चीज़ अकेले बिलियन कहा जा सकता है क्या? तो अकेले किसी चीज़ को बिलियन नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए इसमें कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। तो बिलियन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो विलेय होता है और दूसरा जो होता है वो विलायक होता है। तो आप समझिए कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो याद रखना कि विलयन में जिस घटक की मात्रा सबसे कम रहती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। या फिर बोल सकते हो कि जो घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं और जो घुला लेता है उसे विलायक कहते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं विलेय किसे कहते हैं। ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए इन परिभाषा लोग, जितने भी परिभाषा हम पढ़ाने वाले हैं, इन सारे परिभाषा पे आप लोग ध्यान देंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो बिलियन का वह भाग
विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। जैसे देखो लोग, उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, इस विलयन में इस विलयन में चीनी विलेय है। इस विलयन में चीनी क्या है बताओ? तो चीनी विलेय है और पानी विलायक है, और पानी विलायक है। नोट कीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया आप लोग। तो अब देखिए, विलयन में जितने भी घटक होते हैं, घटकों की संख्या के आधार पर हम विलयन को कई भाग में बांट सकते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं इसको, घटकों के आधार पर विलयन को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन पहला। तो वैसा विलयन जिसके दो घटक होते हैं, चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, नींबू पानी का घोल, दूध चीनी, कुछ भी, मतलब जिसमें वैसे विलयन जिसमें दो घटक आपने मिला लिया, तो वैसे विलयन को आप क्या बोलेंगे? तो द्विअंगी विलयन बोलेंगे। तो वैसे विलयन जिसमें दो घटक मौजूद होते हैं, जिसमें दो घटक मौजूद होते हैं, उसे द्विअंगी विलयन बोलते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे जस्ता जो होता है कॉपर प्लस Zn होता है। तो इस तरह से याद रखना कि वैसे विलयन नींबू पानी बोल ही दिए, चीनी पानी बोल ही दिए, कॉपर Zn, नींबू पानी, नींबू प्लस पानी, और हो सकता है चीनी प्लस पानी। बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हो बाबू। तो देखो आप लोग, फिर दूसरा है त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं? साफ साफ नाम से समझ में आ रहा है कि वैसे विलयन जिसके तीन घटक होंगे, तो लिखते हैं इसको भी वैसे विलयन जिसमें तीन मुख्य घटक होते हैं, जिसमें तीन घटक मौजूद होते हैं, तीन घटक मौजूद होते हैं, उसे
त्रिअंगी विलयन कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, नमक, चीनी, पानी। तो आप लिख सकते हो उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए नमक प्लस चीनी प्लस पानी। या फिर आप दूध ले सकते हो, चाय पत्ती ले सकते हो, चीनी। तो आपका चाय बन जाएगा, दूध, चीनी और चाय पत्ती। एटलीस्ट ये 3 लेकर के भी आप चाय बना सकते हो। तो वो त्रिअंगी विलयन हो गया। इसी तरह से और भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो चतुरअंगी विलयन। चतुरअंगी विलयन नाम से समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए। तो जिसके 4 घटक होते हैं तो लिख सकते हो कि वैसा विलयन जिसके 4 घटक होते हैं, वैसा विलयन जिसके 4 घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं, उसे चतुरअंगी विलयन कहते हैं। चतुरअंगी विलयन कहते हैं। जैसे में नमक हो जाएगा, नमक प्लस चीनी प्लस नींबू प्लस पानी। नोट कीजिए। फिर हो जैसे तो चलिए, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुरअंगी विलयन आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग अब विलयन को और बांटते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा जो है वो है गैस विलयन। तो देखिए, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, एक एक करके तीनों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, ठोस विलयन किसे कहते हैं? ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो, लेकिन विलेय के रूप में ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। तो वैसे विलयन को हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा। और पीछे वाले में एक नोट भी आप लोग लिख सकते हो कि कितना भी अंग हो जाए विलयन में, विलायक एक ही होता है और विलेय की संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे द्विअंगी विलयन है, तो द्विअंगी विलयन में आपका एक विलायक एक विलेय होगा। त्रिअंगी विलयन में विलायक 2 होंगे, विलायक 1 होगा लेकिन विलेय 2 होंगे। चतुरअंगी विलयन अगर 4 घटक हैं तो विलायक 1 होगा लेकिन विलेय की संख्या 3 होगी। तो याद रखिएगा कि कितने भी घटक हो जाए, कितने भी अंग हो जाए किसी विलयन में, एक ही विलायक होगा और बाकी सब विलेय होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। और विलायक उसी को बोलेंगे जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जिसका मात्रा ज़्यादा होगा। और यहाँ मात्रा को मोल के आधार पर चेक किया जाता है, यानी जिस घटक का मोल ज़्यादा होगा उसे विलायक कहते हैं और जिस घटक का मोल कम होगा उसे विलेय कहते हैं। तो जैसे देखो जी, अब ठोस विलयन कह रहा है तो बोल सकते हैं कि वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में
ठोस जबकि विलेय के रूप में, जबकि विलेय के रूप में ठोस, द्रव या गैस, ठोस, द्रव या गैस कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी लिया जा सकता है। तो ऐसे विलयन को, तो ऐसे विलयन को हम लोग ठोस विलयन कह सकते हैं। ठोस विलयन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि ठोस विलयन किसे कहते हैं। अब ठोस विलयन कितने तरीके का हो सकता है? तो ठोस विलयन 3 प्रकार का हो सकता है। तो लिखेंगे ठोस विलयन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो जी, तो पहला होता है ठोस विलयन में कैसे पहचानेंगे कि 3 प्रकार का कौन कौन होगा? तो इसके लिए हम लोग को लिखना होगा विलेय, फिर लिखेंगे विलायक और फिर लिखेंगे हम लोग विलयन। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो कि विलेय के रूप में आपने ठोस ले लिया और विलायक के रूप में भी आपने ठोस ही ले लिया, तो विलयन के रूप में आप पढ़ोगे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। याद रखिएगा इस बात को, ठोस का ठोस में विलयन। और इसका उदाहरण जो होगा, उदाहरण में मिश्र धातु होंगे सारे। मिश्र धातु इसका उदाहरण है, जैसे कि जस्ता हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला हो गया आपका। दूसरा, मान लीजिए कि विलेय के रूप में आपने द्रव ले लिया और विलायक के रूप में आपने ठोस ले लिया, तो आप पढ़ेंगे इसको द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। चलिए उदाहरण आप लोग दिमाग लगाइए तब तक मैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने गैस ले लिया और इधर आपने ठोस ले लिया, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? तो पढ़ोगे गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। तो देखो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा कि ठोस विलयन कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। और वो कैसे निर्धारित करेंगे? तो विलेय के रूप में ठोस ले लेंगे, द्रव ले लेंगे और गैस ले लेंगे, लेकिन विलायक के रूप में हमेशा ठोस ही रहना चाहिए। तो ऐसा अगर आप विलयन तैयार करते हो तो इस तरह के विलयन को हम लोग ये ठोस विलयन कहेंगे। यानी विलयन की प्रकृति पूरी तरह से विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अभी आप लोग को मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आप लोग बताओ, सोचो, फिर मैं कुछ देर के बाद खुद बताऊँगा। ठोस विलयन के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरा द्रव विलयन। तो नाम से क्लियर है, आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा कि द्रव विलयन किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में, जिसमें विलायक के रूप में द्रव हो तथा विलेय के रूप में, तथा विलेय के रूप में ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। तो ऐसे विलयन को, तो ऐसे विलयन को हम लोग द्रव विलयन कह सकते हैं। द्रव विलयन कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का होगा। ये द्रव विलयन भी 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है।
चलिए इसको भी देखते हैं कैसे। तो पहला लिखते हैं विलेय, फिर लिखते हैं विलायक, और फिर लिखते हैं विलयन। तो देखो पहला जैसे मान लो आपने इसमें लिखा ठोस, फिर लिया द्रव, फिर लिया गैस, लेकिन यहाँ विलायक रूप में आपको द्रव ही रखना है। ये मेन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सब लोग कि विलेय के रूप में कुछ भी रहे, ठोस रहे, द्रव रहे, गैस रहे, लेकिन विलायक के रूप में केवल द्रव रहना चाहिए। तो ऐसे विलयन को हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। और पढ़ेंगे कैसे इसको, तो ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। इसको पढ़ेंगे द्रव का द्रव में विलयन, और इसको पढ़ेंगे गैस का द्रव में विलयन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये भी 3 प्रकार का हो गया, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, और गैस का द्रव में विलयन। तो ये भी आप 3 प्रकार का लिख सकते हो, 1 2 3। इसी तरीके से नेक्स्ट तीसरा जो नंबर होगा वो हमारा गैस विलयन। और गैस विलयन का परिभाषा आप लोग लिखो, पहले इसको नोट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो, तो गैस विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में, जिसमें विलायक के रूप में गैस होता है तथा विलेय के रूप में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों होता है, तो उसे गैस विलयन कहते हैं। जैसे अब जैसे देखो, फिर से वही बात कह सकते हो, विलेय लिखेंगे, विलायक लिखेंगे और विलयन लिखेंगे। तो पहला मान लो आपने ठोस ले लिया, फिर आपने द्रव ले लिया, फिर आपने गैस ले लिया। यहाँ पे विलायक के रूप में किसको लोगे, गैस को लोगे, फिर यहाँ पे भी गैस लोगे, यहाँ पे भी गैस लोगे। तो बोलेंगे इसको ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। और गैस का गैस में विलयन। नोट कीजिए। तो चलो, मैंने भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं ये बता दिया, और ठोस विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन किसे कहते हैं, गैस विलयन किसे कहते हैं। तो ठोस विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो और विलेय के रूप में ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो, तो वैसे विलयन को आप ठोस विलयन कह सकते हो। ठोस विलयन 3 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया कैसे होता है, वो समझ रहे हो आप लोग। एक ठोस होगा, एक द्रव होगा और एक गैस होगा, लेकिन विलायक के रूप में केवल ठोस होना चाहिए। तो याद रखना कि विलायक के रूप में केवल ठोस, विलेय के रूप में ठोस, द्रव, गैस तीनों। पढ़ने का तरीका, ठोस का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। तो चलो, इसका उदाहरण भी मैंने बोला था आपको अपने से सोचने के लिए। तो जैसे ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण मैंने बता दिया है मिश्र धातु। तो आपको जितना भी मिश्र धातु पता है वो आप अपने से लिख लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जस्ता।
तो जस्ता में 2 ठोस होते हैं, कॉपर होता है और Zn होता है, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में माने द्रव ठोस के साथ मिलना चाहिए। तो एकदम सिंपल उदाहरण एक मैं बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ये जंग है। जंग जो होता है, जैसे मान लो कि लोहा अपने खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया, तो जो भी उसको मिलेगा, ये जल मिलेगा, तो उस जल के साथ और हवा के साथ मिल करके वो उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जल जो है वो ये लोहे पे बैठ रहा है और बैठ करके जंग बना रहा है। तो आप बोल सकते हो कि द्रव का ठोस में विलयन का वो उदाहरण है। इसी तरीके से अगला उदाहरण आपको बताना है गैस का ठोस में। तो गैस का ठोस में, वैसे तो ये जंग भी हो सकता है क्योंकि हवा भी साथ में रहता है ये लोहे के साथ, लेकिन एक उदाहरण फ्रेश में बता रहा हूँ। जैसे जलवाष्प, जलवाष्प का लोहे पर बैठना। तो जलवाष्प जब लोहे पे आकर के बैठेगा या उस पे गिरेगा तो आप बोल सकते हो कि गैस का ठोस में ये विलयन हो गया। इसी तरीके से द्रव विलयन किसे कहते हैं? तो द्रव विलयन वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव हो और विलेय के रूप में ठोस, द्रव और गैस तीनों हो, तो वैसे विलयन को हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और द्रव विलयन भी तीन तरह का होगा, आपको साफ साफ पता चल रहा है। ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है, लेकिन विलायक के रूप में द्रव ही रहेगा, तो ऐसे विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। विलयन पढ़ेंगे कैसे? तो ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में। तो ठोस का द्रव में विलयन आपको साफ साफ पता है, चीनी पानी एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। चीनी ठोस होता है और पानी द्रव होता है, तो याद रखना कि चीनी और पानी का जो विलयन होगा वो ठोस का द्रव में विलयन होगा। द्रव, तो दूध में पानी मिला दो, एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, दूध प्लस पानी। और गैस का द्रव में तो आपको पता है CO2 जल में मिला रहता है, तो CO2 प्लस पानी। इसी की वजह से जीव जंतु जो भी है वो जीवित रहते हैं। गैस विलयन किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में गैस होगा और विलेय के रूप में ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकते हैं, तो वैसे विलयन को हम लोग गैस विलयन कहते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे? तो ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन और गैस का गैस में विलयन। तो इस तरह से इसका उदाहरण भी आप सोच सकते हो, ठोस का गैस में, तो ठोस गैस में मिलता है ऐसा उदाहरण। तो आप लोग सुने होंगे कपूर प्लस हवा। कपूर जो है वो ठोस है और हवा में जैसे आप छोड़ेंगे तो वो हवा में मिल जाएगा जा करके, तो आप बोल सकते हो कि वो ठोस का गैस में विलयन हो गया। द्रव गैस, द्रव गैस में कैसे मिलता है? तो जलवाष्प जो है, जब जल होता है वो जलवाष्प में बदलता है और वो हवा में मिल जाता है, तो लिख सकते हो जलवाष्प प्लस हवा। तो ये उदाहरण। और गैस का गैस में विलयन बताना है तो ये पूरी तरह से हवा हो जाएगा। तो इस तरह से 9 होते हैं टोटल, ठोस विलयन 3, द्रव विलयन 3 और गैस विलयन 3। तो टोटल 9 तरह के विलयन हो गए, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए ये एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा के घुलने के आधार पर विलयन को 3 भाग में बांटा जाता है। विलयन को 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। पहला संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त विलयन।
और तीसरा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। तो चलो एक एक करके तीनों समझते हैं। मात्रा घुलने के आधार पर, मतलब किसी विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है। तो जैसे सबसे पहले आपका नाम है, इसका नाम से भी समझ में आ रहा है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त वर्ड आप लोग को समझ में आता है, तृप्त, सन हटा दीजिए तो तृप्त बचेगा। तो वैसे ही वर्ड है ये। तो मतलब जिस विलयन में अब और विलय की मात्रा हम नहीं घुला सकते हैं, मतलब ये पूरी तरह से तृप्त है। जैसे मान लो आप भोजन करने बैठे हो, खूब जम के खाना खा लिया आपने, पेट भर गया आपका, अब आपको और खाना ला करके दिया जाए तो अब आप और खाना नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका मन तृप्त हो चुका है, आप संतृप्त हो चुके हो। ठीक है, तो लिख सकते हैं, सिंपल है कि वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है। घुलाई जा सकती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे शरबत जब आप बनाते हो तो शरबत में एक निश्चित अमाउंट ऑफ चीनी ही आप डाल सकते हो, फिर भी मान लो किसी को मन किया और ज़्यादा डाले तो आप देखते होंगे कि लास्ट में चीनी नीचे बच जाता है। तो वो, उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो वो अवक्षेप बनाना शुरू कर देता है। अतः जितना माने निश्चित हम मिला सके, जितना उसका औकात है मिलाने का है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि द्रव में खाली जगह होता है और उस खाली जगह में हम इसको मिलाते जाते हैं, विलय को मिलाते जाते हैं। तो जितना द्रव में खाली जगह है या जितना विलायक में खाली जगह है उतना विलय आप मिला लीजिए, और उसको मिलाने के बाद अब जब जगह नहीं बचा तो अब आप और अधिक मिलाने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल नहीं घुला पाएगा। तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा वर्ड है असंतृप्त। तो नाम से क्लियर है आपको कि असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो असंतृप्त, अ हटा दो, सॉरी, असंतृप्त में अ लगने से क्या हो गया, संतृप्त था असंतृप्त हो गया। तो मतलब पेट नहीं भरा है, आपको खाने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। मान लो 2 रसगुल्ला मिला, लस्सी रखा हुआ है तो फिर आप लस्सी पीने चले गए, फिर समोसा रखा हुआ है तो आपको थोड़ा थोड़ा कर करके दिया जा रहा है, तो आप आराम से सब चीज़ खाते चले जाएंगे। मतलब आप उसमें और अधिक विलय को मिला सकते हैं। तो मतलब वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता है, वैसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो लिख सकते हैं सिंपल एकदम कि वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घुलाया जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चीनी, चाय में चीनी कम होता है तो आप लोग बोलते हैं, कोई भी गेस्ट आता है तो बोलता है, या आप खुद भी बोलते हो कि 1 चम्मच चीनी और देना। तो 1 चम्मच चीनी आप और क्यों डालते हो, क्योंकि वो सफिशिएंट मीठा नहीं है। जितना मीठा आप पीना चाहते हो उतना मीठा नहीं है, तो आप 1 चम्मच और डाल रहे हो। तो वैसा विलयन जिसमें और अधिक घुला सकते हैं उसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो अति संतृप्त वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, कोई भी काम में अति सही नहीं होता है। ज़बरदस्ती अगर कोई काम ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे तो वो फिर गड़बड़ कर देगा। तो इसीलिए याद रखना कि अति वर्ड सही नहीं है, कभी भी अति नहीं करना चाहिए किसी भी काम में। तो अब देखो, संतृप्त विलयन में मैंने बताया था कि उसमें अब घुला नहीं सकते हैं, लेकिन अति लग गया इसमें, मतलब ये ज़बरदस्ती करना चाहता है कि नहीं हम और घुलाएंगे।
तो अब घुलने की कंडीशन क्या है, क्या वो डायरेक्ट घुला लेगा या फिर नहीं घुलाएगा। तो अगर तुम्हें अब और घुलाना है और वो घुलाना नहीं चाह रहा है तो आप कैसे घुलाओगे, तो आप तापमान बढ़ा देंगे। तो वैसा विलयन जो तापमान बढ़ाने के बाद और अधिक विलेय को घुला सकता है, तो वैसे विलयन को हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो लिखेंगे हम लोग वैसा विलयन जिसमें तापमान बढ़ाकर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान देंगे। 11th का भी पोर्शन है ये, 11th में भी पढ़ाया गया है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी वजह से, उनके लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ। सांद्रता नेक्स्ट टॉपिक है। सांद्रता से आप क्या समझते हैं, कोई भी बच्चा बदलो जो भी जानते हो। तो किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब तापमान निश्चित कर दो और किसी विलयन में विलेय की मात्रा पता लगाओ कि विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा है। क्योंकि देखो विलयन का मतलब ही होता है कि उसके घटक पूरी तरह से मिल जाने चाहिए, मतलब कहीं भी कम और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जहाँ भी मिलेंगे वो पूरी तरह से एक विलयन बनाएंगे और उसका फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप दोनों एक ही तरह का होना चाहिए। तो याद रखना, करने की कोशिश करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए टिक कर लोगे। किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए मोल प्रति लीटर होती है। तो इसका डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट कर लो। और ये लाइन जो है इसकी इकाई वो हमेशा पूछता है 1 नंबर के लिए, पूछ देगा कि सांद्रता की इकाई क्या होती है। तो सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। तो इसको लिख दोगे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए। तो चलो, सांद्रता को कई पदों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो सांद्रता के विभिन्न पद, सांद्रता के विभिन्न पद एवं उनकी इकाइयाँ। देखो, सांद्रता को कई पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे सबसे पहला जो पद होता है वो है प्रतिशत द्रव्यमान। प्रतिशत द्रव्यमान
नाम से समझ में आ रहा है कि प्रतिशत से तो समझते हो आप लोग 100 और द्रव्यमान तो याद तो है आप लोगों को किसी विलयन में कितने घटक होते हैं। तो किसी विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो अब हमें बताना है कि किसी विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान को कैसे आप परिभाषित करेंगे। तो किसी 100 ग्राम के विलयन में, यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत हमेशा 100 पे लेते हैं। तो 100 ग्राम के विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, अगर आपको पता चल जाए कि 100 ग्राम के विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है तो वही उस विलयन का सांद्रता कहलाएगा और उस सांद्रता को हम लोग व्यक्त करेंगे प्रतिशत द्रव्यमान में। तो देखो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो प्रतिशत द्रव्यमान का फॉर्मूला होगा, ऊपर में रहेगा विलेय का भार, विलेय का भार बटा में विलयन का भार और गुना 100। तो देखो जी, इस परिभाषा को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको परिभाषित करना आसान हो जाएगा। अब बताओ कितना ग्राम, तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या रहेगा, तो विलयन रहेगा। क्यों विलयन रहेगा, क्योंकि विलयन ही बनता है जब 2 घटकों को मिलाते हैं। तो 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को हम लोग प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं। तो लिखते हैं, देखो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं, प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं। एकदम अच्छे से समझोगे बच्चे। जैसे मान लो कि 10% W बटा W, इसको W बटा W से सूचित करते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो W से ऊपर में समझ में भी आएगा कि W मतलब भार, W मतलब भार। तो ये W किसका भार, विलेय का भार। ये W किसका भार, तो विलयन का भार। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है 10% W बटा W HCl का जलीय विलयन, HCl का जलीय विलयन। अब देखो बाबू, एक बात याद रखना आप लोग कि आज आपके सिलेबस में 95% केसेस में, 95% जगहों पे आप देखोगे कि जल को ही विलायक के रूप में लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि हाँ विलायक में ये है तो आप विलायक में उसको लीजिए, लेकिन अगर नहीं बोला है, यहाँ जलीय विलयन लिख दिया है, लेकिन अगर जलीय विलयन नहीं लिखे तो आपको याद रखना है कि विलायक के रूप में जल लेंगे। कॉपी पे लिख लीजिएगा आप लोग कि विलायक के रूप में किसको लेना है, तो विलायक के रूप में जल को लेना है। तो याद रखना हमेशा कि जो भी तुमको तुम्हारे सामने ये लिखा दिखेगा उसको समझ लेना कि वो विलेय है और जल क्या है, तो विलायक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे। अच्छा देखो 10% को तू क्या लिख सकता है तुम लोग, तो 10% को तुम 10 बटा 100 लिख सकते हो क्या। अब बताओ, ऊपर भी W नीचे भी W, यहाँ 10 यहाँ 100, तो ये 10 W है और ये 100 भी क्या है, W है। ये W मैंने विलेय का भार, ये W मतलब विलयन का भार। तो यहीं से आपको पता चल गया बच्चों कि विलेय का भार 10 ग्राम और विलयन का भार 100 ग्राम। तो पूछा जाए कि इसका क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन हो जाए मान लो कि 10% W बटा W HCl का जलीय विलयन दिया गया है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है। तो आप बताओ। अभी मैंने बताया कि 10% को आप 10 बटा 100 लिख सकते हो, तो आप आंसर लिखेंगे कि 10 ग्राम HCl को 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में घुलाया गया है, 100 ग्राम विलयन में घुलाया गया है। बोलो। तो यहां से बताओ विलेय का भार कितना आ गया, तो आप बताइए विलेय का भार कितना हो गया, 10 ग्राम। विलयन का भार कितना आ गया, तो विलयन का भार 100 ग्राम। अच्छा बताओ विलायक का भार कितना होगा, क्योंकि विलेय का भार प्लस विलायक का भार मिला करके बनता है विलयन का भार। तो देखो जी, विलेय का भार 10 ग्राम है, अब विलयन टोटल 100 ग्राम का है, तो
तो विलायक का भार कितना होगा, तो 90 ग्राम होगा, क्योंकि वो 10 ग्राम है तो 90 ग्राम पानी लेंगे तो मिला के 100 ग्राम का विलयन बनेगा। बात एकदम क्लियर है आप लोग को। अच्छा बताओ बाबू, इसका इकाई क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि प्रतिशत द्रव्यमान की क्या इकाई होती है। तो ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अनुपात है। तो आप लिख सकते हो कि प्रतिशत द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती है। प्रतिशत द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती है। चलिए एक बात और आप लोग को याद रखना होगा कि विलयन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि विलयन का द्रव्यमान बोल रहा है तो आपको विलेय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप जोड़ते हो तो ये विलयन का द्रव्यमान आएगा। चलिए नोट कीजिए। देखो तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसमें लिखा हुआ है 20 ग्राम NaOH को 120 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिशत द्रव्यमान। तो देखिए ध्यान दीजिए, हल इसका कैसे करेंगे। प्रतिशत द्रव्यमान का पहले आप सूत्र लिख दो। तो प्रतिशत द्रव्यमान का सूत्र आपका होगा विलेय का भार बटा में विलयन का भार गुना 100। एकदम 2-3 बातें दिमाग में हमेशा रखोगे कि जो भी आपको यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ दिखेगा उसको आपको विलेय समझना है। अगर जल लिखा हुआ है तब तो आपको विलायक ले लेना है, नहीं भी लिखा है तो आपको जल को ही विलायक लेना है। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था। अच्छा यहाँ से आपको मिल गया एक चीज़, विलेय का भार तो सीधे सीधे दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से लिख लीजिए विलेय का भार 20 ग्राम। अच्छा विलयन का भार चाहिए, तो विलयन का भार तो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो आपको पता है, जस्ट मैंने बताया है अभी कि अगर आप विलयन का भार निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो विलेय का भार प्लस विलायक का भार तो विलेय का भार 20 ग्राम है और विलायक का भार जो है 120 ग्राम है। तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140 ग्राम। तो अब आप लोग कैसे निकालेंगे, तो रख दीजिए सीधे उसमें। तो प्रतिशत द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम बटा 140 ग्राम गुना 100। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 20 से 140 7 बार में कटेगा, मतलब 100/7%। नोट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए उसको। नोट करने के बाद इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, 14 से ज़्यादा आएगा। 14 7 98, तो 14 हो गया, पॉइंट हो जाएगा 20, तो 7 दूनी 14, 14.2 से ज़्यादा आएगा। एक और क्वेश्चन देखो आप लोग बाबू, 40 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 600 ग्राम का विलयन बनाया गया है। तो देखो जी 40 ग्राम यूरिया है और जल है, और दोनों को घोल दिया गया है। और घोलने के बाद जो हमारा विलयन बना है वो विलयन 600 ग्राम का है। बताइए कितने ग्राम का है, तो 600 ग्राम का है। तो 40 ग्राम यूरिया, आप लोग गांव में होंगे, अभी गांव में अभी आप समझ रहे हो यूरिया देखे भी होंगे। तो 40 ग्राम मात्र यूरिया ले लीजिए और उसको जल में डाल दीजिए। तो जैसे आपने जल में डाला तो वो दोनों मिल करके
600 ग्राम का विलयन बन जाते हैं। बात एकदम क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो बाबू, प्रतिशत द्रव्यमान जैसे पूछा क्वेश्चन ने, तो आप पहले इसका सूत्र लिखो। तो सूत्र लिखोगे तो बोलो ऊपर में किसका भार रहेगा, तो ऊपर में रहेगा विलेय का भार। नीचे में किसका भार रहेगा, तो नीचे में रहेगा विलयन का भार, और गुना 100। तो देखो जी, अब यहाँ से तुमको मैंने जस्ट अभी समझाया है कि विलेय का भार कितना, विलयन का भार कितना। तो क्वेश्चन ने इस बार डायरेक्ट दोनों दे दिया है। बच्चे देखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप डायरेक्ट समझ सकते हो, नहीं तो लिख भी दे रहा हूँ तुम्हारे हेल्प के लिए। विलेय का भार बोलो कितना है, तो विलेय का भार 40 ग्राम, विलयन का भार 600 ग्राम। देख लो 600 ग्राम। तो बाबू आप लोग को दोनों चीज़ दिख रहा है, तो डायरेक्ट रखिए इसमें। तो 40 ग्राम बटा 600 ग्राम गुना 100। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बच गया आपका 40/6%। और आपको पता है 40/6 कितना होता है, 6 6 36, तो 6 पॉइंट और 4 फिर बचेगा तो 6.6। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, नोट कीजिए। चलो तो अगला हेडिंग दो, प्रतिशत आयतन। पिछली बार मैंने पढ़ाया आपको प्रतिशत द्रव्यमान, और अभी आपको बता रहा हूँ प्रतिशत आयतन। तो देखो बाबू, प्रतिशत है तो 100 पे बात होगी, और आयतन की बात हो रही है। तो फिर अगर आप इसका सूत्र लिखना चाहते हो तो लिख दो, वही लिखना होगा फिर से। पिछली बार भार था, इस बार आपको आयतन लेना होगा। अगर बाबू भारी लग रहा है कुछ भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अचानक भारी लगने लगा, तो आप फ़ोन कर लीजिएगा, नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं जितना हो सकेगा आपको हेल्प करूँगा, मैं फ़ोन भी कर लूँगा अगर आप नंबर कमेंट में डाल देंगे, या फिर मैं दोबारा डिस्कस भी कर दूँगा। तो प्रतिशत आयतन, तो विलेय का आयतन ऊपर में, विलयन का आयतन नीचे में, और इसको गुना 100 करेंगे, गुना 100। तो देखो जी, आपको साफ समझ में आ रहा। फिर से बात वही, एक तो एकदम आसानी से समझो, आता भी है 2 नंबर में। ये 100 ग्राम विलयन का आयतन है। 100 ग्राम क्या है बताओ, विलयन का आयतन। तो 100 उल्टा बोल दिया मैंने, 100 मिलीलीटर, क्योंकि बाबू ग्राम में नहीं बोलना है ना, आयतन है तो आयतन का इकाई क्या होता है, मिलीलीटर होता है, लीटर होता है। तो बोलेंगे कि 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में कितना विलेय का आयतन घोला गया है। तो 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय का कितना आयतन घुला हुआ है, उसे प्रतिशत द्रव्यमान कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, 100 मिलीलीटर आयतन में घुले हुए विलेय के आयतन को प्रतिशत आयतन कहते हैं, प्रतिशत आयतन कहते हैं। अच्छा बताओ, ऊपर में भी आयतन नीचे में भी आयतन, तो क्या इसकी कोई इकाई होगी? तो बिल्कुल इकाई नहीं होगी। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। चलो उदाहरण के रूप में देखते हैं। मान लो 20% V/V H2SO4 का जलीय विलयन दिया हुआ है। जलीय विलयन दिया गया है, तो पूछा जाए कि इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका क्या
तात्पर्य है। तो बाबू आप लोग समझो, बार बार समझा रहे हैं। 20% को 20/100 कह देंगे तो बोलो, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस भी का वैल्यू 20 है और इस भी का वैल्यू 100 ले लो, सीधा एकदम आसान तरीका है। तो विलय का आयतन कितना बोलो 20, विलयन का आयतन बोलो कितना तो 100। तो क्या बोल सकते हो कि 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में 20 मिलीलीटर H2SO4 घुला हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको एकदम स्पष्ट समझ लेना है कि जल के अलावा कोई भी नाम अगर लिखा हुआ है तो वो 90% केसेस में विलय का काम करेगा, एकदम क्लियर। तो देखो जी, लिखेंगे कि 20 मिलीलीटर, उत्तर लिख रहे हैं इसका, 20 मिलीलीटर H2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है, 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। विलयन में घुला हुआ है। अब बताओ, तो यहां से तुम्हें क्या क्या मिला बाबू? तो विलय का आयतन, विलय का आयतन कितना है बोलो? तो 20 मिलीलीटर है। विलयन का आयतन बताओ कितना है? तो विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर है। आयतन 100 मिलीलीटर है, ठीक है। तो विलायक का आयतन बता दो। तो विलायक का आयतन जो होगा वो 80 मिलीलीटर होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया 30% V/V HNO3 का जलीय विलयन। HNO3 का जिन बच्चों को नाम नहीं पता है वो जान लीजिए कि इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो देखो जी, क्लियर है एकदम। 30% को क्या लिखोगे? 30/100। तो बोलो 30 किसका वॉल्यूम, किसका आयतन? तो विलय का आयतन। 100 किसका आयतन? तो विलयन का आयतन। तो यहाँ से सीधे लिख सकते हो बाबू कि विलय का आयतन 30 मिलीलीटर, डायरेक्ट एकदम। देखो इतना कुछ करना भी नहीं है, वैसे पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो कि 30 मिलीलीटर विलय, 30 मिलीलीटर नाइट्रिक अम्ल 100 मिलीलीटर आयतन में घुला हुआ है। तो विलय का आयतन कितना मिलीलीटर हो गया बोलो? तो 30 मिलीलीटर हो गया। विलयन का आयतन कितना हो गया बोलो? तो विलयन का आयतन सीधा सीधी है एकदम, ये 100 मिलीलीटर हो गया। तो बताओ विलायक का आयतन कितना हुआ? तो 70 मिलीलीटर हुआ। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे लोग? तो इस तरह से क्लियर करते हैं। ये लिखा हुआ रहेगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया हमको। अब इसे न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 30% दिखा, मैंने 30 ये किसके लिए? तो विलय के लिए। 100 तो सीधा सीधी बात है कि 100 होगा तो विलयन के लिए होगा। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो विलायक हो जाएगा। नोट कीजिए।